पिछले क्लास में हमने बताई थी रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या वो ड्रॉबैक्स रह गई कि जिससे कारण रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करी गई, यानी जो प्रिंसिपल ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल की, उसको हम अभी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया कि एटम जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके चारों ओर क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करती रहेगी। अब यहाँ पे एक थियरी आई जो कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी आई, या मैक्सवेल की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में जब थियरी आई, तो वहाँ पे मैक्सवेल की थियरी को जब एक्सप्लेन की गई तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जब कोई भी बॉडी अगर किसी एक पाथ पे लगातार अगर वो रोटेट कर रही होती है तो अपनी एनर्जी को लॉस कर रही होती है। दैट मीन्स एनी रोटेटरी बॉडी लॉसेस देयर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट ऑफ देयर टाइम। तो जब ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे घूम रहा है, तो जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा या अपनी एनर्जी को जब लॉस करेगा तो यहाँ न्यूक्लियस है सेंटर में, तो होगा क्या, आप देखें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो लॉस करते करते इसकी ऑर्बिट की साइज जो होगी वो काफ़ी कम होती चलेगी और एक समय रिवॉल्व करते करते इस पोजीशन पर आएगी कि ये न्यूक्लियस के करीब जैसे ही पहुंचेगी तो इसकी एनर्जी इतनी ही कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये रोटेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कम होने के कारण ये न्यूक्लियस पे अवेलेबल जो है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में फॉल कर गई, दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन fall in the nucleus, in that case the existence of atom will loss। जो एटम का एग्जिस्टेंस होगा वो लॉस कर जाएगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि ये एटम जो होगा वो एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी यहाँ पर कि ये बेसिक ड्रॉबैक थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण, एनर्जी के लॉस करने के कारण ये सीधे इसकी चार्ज इतनी कम हो जाएगी या एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि न्यूक्लियस की तरफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए बाद की जो कॉन्सेप्ट आई बोहर्स मॉडल, तो बोर्स की मॉडल आई तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम को कंसीडर किया गया और इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए इसे दूर किया गया। यानी इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए इसे दूर करने का मतलब ये था कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक डेफिनिट पाथ पे रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो लॉस हो रही है लेकिन एक डेफिनिट पाथ में घूमेंगे और इन पाथ को टेक्निकली उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिटल। उन्होंने कहा कि एक डेफिनेटली ऑर्बिटल इसको कहा और यहाँ पर ये ऑर्बिटल ये मूव कर रहे होंगे और सबकी एनर्जी लेवल जो होगी ये डिफरेंट होगी, तो इस तरह से एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछी जाएगी कि रदरफोर्ड के मॉडल की बेसिक ड्रॉबैक क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक में प्रिंसिपल ड्रॉबैक यही थी कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो रोटेटरी इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी रिवॉल्व करते करते प्लैंक के मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को जब बताया तो उसके कारण जब ये एक्सप्लेन किया तो ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, एनर्जी को लॉस करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिंक कर जाएंगे न्यूक्लियस में। तो अगर एक नंबर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछी गई है कि मेंशन द इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड
मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रिंसिपल ड्रॉबैक है वो क्या है, तो यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस कारण से रदरफोर्ड को हमने एक्सप्लेन किया और रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं की गई। तो फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक टॉपिक जो है ड्रॉबैक की आपकी ये फिनिश हो गई। और यहाँ पे इससे पहले जो हमने रदरफोर्ड के बारे में बताई थी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल के बारे में जब हमने बताई तो यहाँ पर रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल को भी आपको एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो भी इससे ब्रीफ कर लेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर स्कैटरिंग क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग के लिए बम्बार्डमेंट कराई एल्फ़ा पार्टिकल की। तो एल्फ़ा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट कराई तो वहाँ आपको हमने बताया था कि वहाँ पर इन्होंने जिंक सल्फाइड की कोट की हुई एक फ्लोरेसेंट लेयर को लिया, सोर्स को लिया, और इस सोर्स से जो बम्बार्डमेंट कराई अल्फ़ा पार्टिकल की, तो कुछ पार्टिकल जो थी वो यहाँ सीधे क्या हो गई, सीधे यहाँ से निकल गई, और कुछ पार्टिकल जो है अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से कोलाइड होने के बाद बैक हो गई। तो जब कोलाइड होने के बाद जब ये बैक हो गई तो बैक हो जाने के बाद जो है ये न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को बताया, यहाँ पे प्रूफ की गई और ये बताया गया कि एटम के बीच में सेंट्रल पार्ट में कोई ना कोई सॉलिड सब्सटेंस है, और इस सॉलिड सब्सटेंस में, यानी ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल टकराई तो टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके से एक एग्जिस्टेंस आई कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड है, और सेंट्रली लोकेटेड होने के बाद यहाँ से टकराने के बाद ये बैक हो गई। सो विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी हैव टू बी प्रूव दैट कि एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम।